नमस्कार और फिर से स्वागत है ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी के आज के यानी 17 मई 2021 के संशोधित संपादकीय विश्लेषण के आज के इस दूसरे सत्र में मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। जैसे हमने पहले सत्र में ही बोला था, दोनों द हिंदू के लेख है, दोनों सत्रों में आज बात होगी। पहले सत्र में हमने महिला व महिलाओं के काम को कैसे महामारी ने प्रभावित किया उसको देखा, उससे निकलने वाला एक मुख्य परीक्षा का प्रश्न भी देखा जो कि संभवतः आगे के समय में पूछा जा सकता है। उसका उत्तर यहाँ हमने ढूंढने का प्रयास किया था। आज अब इस दूसरे चरण में हम लोग एक ऐसे मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि भारत में कई वर्षों से एक चर्चा का केंद्र रहा है। जी हाँ, ट्रिब्यूनल यानी कि जो विशेष अदालतें होती हैं उनका क्या रोल है, उनको सेटअप करने में सरकार की क्या भूमिका है, क्या सरकार उनको सेटअप करना चाहती है, क्या सरकार उनको बनाए रखना चाहती है, इत्यादि प्रश्नों के उत्तर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। शुरू करेंगे आज की चर्चा, मगर उससे पहले कवर देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, ट्रिब्यूनल्स का एक प्रतीकात्मक आप समझ लीजिए कि एक इमेज है जो कि आपके सामने है, ताकि मात्र कवर ही देखकर हमें समझ सके कि यह इसकी विषय वस्तु क्या होने वाली है, इसकी कथा वस्तु क्या होने वाली है। ट्रिब्यूनल जिसे हिंदी में विशेष अदालत कहा जाता है, बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है, जुडिशरी को हेल्पफुल होने के लिए है। हालांकि संपूर्णतः ये न्यायिक संस्था नहीं है, मगर अर्ध न्यायिक संस्था हम इसे कह सकते हैं, हम इसे क्वासी जुडिशियल कह सकते हैं। और कैसे ये मेन स्ट्रीम जुडिशरी को हेल्पफुल हो रही है या मेन स्ट्रीम जुडिशरी को इनफैक्ट इफेक्टिव बना रही है, उसके बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। मगर उससे पहले इस तस्वीर को देख लेंगे जो आज के इस द हिंदू में छपा है। आज के पहले सत्र के लेख के जैसे ही यह लेख भी संयुक्त रूप से लिखा गया है दो लेखकों के द्वारा, जिनके नामों में दृश्यमान है। एक है आकांक्षा मिश्रा, दूसरे है सिद्धार्थ मंद्रेकर राव। दोनों ही रिसर्च फेलो है और अपने अपने कार्य में बहुत ही निपुण है, बहुत ही होशियार है। और अगर पाठ्यक्रम की बात करें, पाठ्यक्रम के साथ अगर इस लेख को जोड़ने की बात करें तो वैसे तो मल्टी सब्जेक्ट के साथ ये हम लेख को जोड़ सकते हैं, बहुविषयी लेख है। मगर कोर विषय की बात करें तो जीएस पेपर 2 में पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ जुड़ा यह लेख है। और पॉलिटी एंड गवर्नेंस में भी जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस है उसके साथ जुड़ा हुआ है, और उसमें भी क्वासी जुडिशियल एंड रिडरेसल मैकेनिज्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो आमतौर पे हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ना केवल संधि सेवा के लिए मगर सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, सारी कानूनी परीक्षाओं के लिए ये आज का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे देखें तो आमतौर पे ये हमारा एजेंडा रहता है किसी भी संपादकीय लेख के विश्लेषण में। तो आज भी हम लोग यही मोडस ऑपरेंडी फॉलो करेंगे। सबसे प्रथम निष्कर्ष की बात करेंगे, उसमें लेख के आधार को देखेंगे, साथ ही में यहाँ जो लेख की महत्वपूर्ण बातें हैं। हालांकि लेख इतना ताकतवर नहीं है कि हमारी परीक्षा संबंधी जरूरियातों को पूर्ण कर सके, यानी कि लेख परिपूर्ण नहीं है। इनफैक्ट इसमें कुछ राजनीतिक दृष्टिकोण भी दिए हुए हैं। साथ ही में यह जो आज केंद्र सरकार के द्वारा जो अध्यादेश लाया गया है ट्रिब्यूनल के बारे में, उसके ऊपर भी टीका करने वाला लेख है। मगर यहाँ उसमें से जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें होंगी, जो कुछ महत्वपूर्ण तत्व होंगे, वो हम लोग निकाल लेंगे, वरना जो बाकी का जो लेख है हम उसे ऐसे ही रख देंगे। तो यहाँ महत्वपूर्ण बातों की अलग से चर्चा यहाँ हम लोग नहीं करेंगे। यह महत्वपूर्ण बातों को हम लोग समाहित कर लेंगे हमारे संशोधित तत्वों में, यानी कि जो संशोधित तत्व ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी की टीम के द्वारा आपके सामने रखे गए हैं उसमें ही यह बातों को हम लोग यहाँ जो है समाहित कर लेंगे, ताकि अभ्यर्थी के लिए ये सारी चीज़ें समझनी अच्छी हो और अभ्यर्थी को जो कुछ महत्वपूर्ण हो वही जानना पड़े, वही लिखना पड़े, वही समझना पड़े। तो शुरू करेंगे। निष्कर्ष की अगर बात करें तो देखिए, सबसे प्रथम मुझे यहाँ आपको बताना है कि केंद्र सरकार के द्वारा यह एक अध्यादेश लागू किया गया है, ठीक है, जिसका नाम है ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स, रेशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस एक्ट 2021। यानी कि ये ऑर्डिनेंस है, पूर्ण रूप से यह कानून नहीं है, यह अध्यादेश है और पूर्ण रूप से यह कानून नहीं है, यह अध्यादेश है। कैसे पारित किया गया ये सारी अलग डिबेट है। हालांकि उसके ऊपर भी केंद्र सरकार की यह जो है यह डीड की हम लोग निंदा कर सकते हैं, उसकी टीका कर सकते हैं, मगर यहाँ वो एक अनप्रोडक्टिव सी दलील होगी, वो जो डिबेट होगी वो बहुत ही अनप्रोडक्टिव होगी। तो इसलिए हम लोग यहाँ इस अनप्रोडक्टिव डिबेट को करने से बचेंगे, और जो हमारी परीक्षा संबंधी हमारी ज़रूरत है
उसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तो हमें मात्र और मात्र सबसे पहले तो ये नाम हमें याद रखना होगा, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि 2021 में केंद्र सरकार के द्वारा एक अध्यादेश लाया गया जिसके तहत कुछ एक ट्रिब्यूनल्स को खत्म करने की बात यहाँ की गई। तो स्वाभाविक रूप से पहली नज़र से देख के लगता है कि ये ट्रिब्यूनल या ये अध्यादेश इन ट्रिब्यूनलों को खत्म करने के लिए है, इन ट्रिब्यूनलों को कम करने के लिए है। इस अध्यादेश से होने वाली खत्म जो ट्रिब्यूनल्स है उसका लिस्ट आपके सामने है। सबसे प्रथम है द एयरपोर्ट एपेलेट ट्रिब्यूनल, दूसरी है एपेलेट बोर्ड एस्टेब्लिश्ड अंडर ट्रेड मार्केट एक्ट 1999, उसको भी खत्म करने की बात है। द अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग एस्टेब्लिश्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये भी खत्म हो जाएगा। और साथ ही में द फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट अथॉरिटी विच वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर द सिनेमाटोग्राफी एक्ट 1952, ये भी खत्म करने की यह बात सरकार कर रहा है। तो क्या सरकारी ये कदम वाजिबी है? क्या सरकारी ने जो ये कदम उठाया है या उठाने वाला है, क्या यह कदम वाजिबी है? क्या सरकार यह कदम उठाने की जो दिशा का इस्तेमाल कर रही है, क्या यह दिशा सही है? इत्यादि चीज़ों की चर्चा हमें आज यहाँ करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग निष्कर्ष में रख सकते हैं। तो सबसे प्रथम हमें अगर बताना है तो निष्कर्ष में आधार लिया 2021 के ट्रिब्यूनल अध्यादेश को या अध्यादेश का, जिसका तहत हमने देखा कि कुछ एक ट्रिब्यूनल्स को यहाँ मर्ज करने की या उसको समाप्त करने की बात की गई है। तो अब यही जो कदम है, यही कदम को समझना है। साथ ही में जैसे मैंने आपको बताया कि यह कदम की जो दिशा है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, वो भी हमें देखना है। तो देखिए, सबसे प्रथम तो ऑर्डिनेंस जो होता है, जो अध्यादेश होता है, वो बहुत ही एक्सीडेंटली यूज करना होता है। बहुत ही कोई भी ऐसा अवसर आ जाए कि पार्लियामेंट जो है वो सेशन में ना हो या कोई भी इमरजेंसी कोई कदम उठाना हो सरकार को, तो ऐसे समय में अध्यादेशों का उपयोग यहाँ होता है। मगर आए दिन हम लोग देख रहे हैं, और जब से एनडीए के बहुमत वाली सरकार केंद्र में बनी है तब से ऑर्डिनेंस का जो उपयोग है वो भरपूर होने लगा है। और यह एक इनडिसिप्लिनरी बाबत है, यह शिस्त के अनुसार नहीं हो रहा है, यह शिस्त का पालन करने के साथ नहीं हो रहा है, मगर अपनी ज़रूरियतों को संतोषने के लिए, अपने स्वार्थों को संतोषने के लिए सरकार जो है वो अध्यादेशों का भरपूर मात्रा में प्रयोग कर रही है। ठीक है, वो भी एक अलग बात है, सरकार को जैसे प्रशासन करना है करे। मगर यहाँ जो इस ऑर्डिनेंस को लाकर यहाँ जो फेरफार की गुंजाइश की गई है, जो सुधार की गुंजाइश की गई है, वो अपने आप में खतरनाक है, जिसका मूल्यांकन हमें यहाँ करना होगा। तो ये बात रही निष्कर्ष की। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातों को अलग से पढ़ने जैसा कुछ है नहीं है, जो कुछ भी बातें हैं वो हम लोग यहाँ संशोधित तत्वों में देख लेंगे। यहाँ हमें यही देखना है सबसे प्रथम कि पहले तो ट्रिब्यूनल्स होती क्या है और इसका क्या मतलब है। तो देखिए, ट्रिब्यूनल्स जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, अंग्रेजी में, उसे हिंदी में विशेष अदालत कहते हैं। विशेष अदालत ये पूर्णतः अदालत नहीं होती, मगर इसको कुछ सत्ता दी जाती है। क्यों दी जाती है? दो पक्षों के बीच में जो झगड़ा है उसका समाधान करवाने के लिए, या किसी को न्याय दिलवाने के लिए, इत्यादि चीजों के लिए कुछ मात्रा में सत्ता जो है वो इन विशेष अदालतों को दी जाती है। अब सबसे प्रथम इसको ट्रेस करें अगर हम लोग इस विचार को विशेष अदालत के, तो यह विचार हमें या पूरे विश्व को प्राचीन रोमन सभ्यता ने दिया है। प्राचीन रोमन सभ्यता, जैसे हमें मालूम है कि प्राचीन रोमन सभ्यता बहुत ही सिविलाइज्ड सभ्यता थी। साथ ही में जितना कानून के क्षेत्र में यह सभ्यता ने योगदान दिया है, इतना किसी भी सभ्यता ने कानून के क्षेत्र में योगदान नहीं दिया है। आज जो पूरे विश्व में किसी का कानून चल रहा है तो वो कानून है रोम का। आज अगर किसी जो है पूरे विश्व में कोई न्याय व्यवस्था चल रही है, कोई न्यायिक व्यवस्था, कोई न्यायिक तंत्र चल रहा है, तो वो तंत्र दिया हुआ है हमें रोम से। तो ऐसे ही यह विशेष अदालतों का भी विचार हमें प्राचीन रोमन सभ्यता से मिला है, और आज पूरा विश्व इसका उपयोग बहुत ही भरपूर मात्रा में कर रहा है, और भारत भी इनमें से एक है। अब इसके उद्देश्य की बात करें तो देखिए, भारत जैसा देश है जहां प्रशासनिक जो एफिशिएंसी है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है।
जो यहाँ सरकारी नौकर होते हैं, सरकारी नौकर साहब, वो काम नहीं करना चाहते हैं, कामों के ढेर खड़े हो जाते हैं, यानी कि पेंडेंसी ऑफ वर्क। और अगर जुडिशरी में देखें तो पेंडेंसी ऑफ केसेस में देखने को मिलती है भारत में, पेंडेंसी ऑफ केसेस। और एक अनुमान के मुताबिक कहा जा रहा है कि यह पेंडेंसी लगभग 3 से 4 करोड़ मामलों की है, ठीक है, अलग अलग जुरिस्डिक्शन के अलग अलग कोर्टों में। तो इतने बड़े जो है पेंडिंग काम को धीरे धीरे कम करना, या कोर्ट्स के ऊपर और नया दबाव ना आए काम का, इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ विशेष अदालत की गुंजाइश भारत में की गई थी, ताकि जो मेन स्ट्रीम कोर्ट्स है वो भी अपना काम एफिशिएंटली कर सके, पूरी स्पीड में कर सके, और वहीं जो ट्रिब्यूनल्स है वो भी साइड में अपना काम करे कि ऐसे जो मामले हैं वो मेन स्ट्रीम कोर्ट तक पहुंचे ही नहीं, कोर्ट का काम बढ़े ही नहीं, और कोर्ट के पास फिलहाल जो काम है उस काम के ऊपर उसका ध्यान केंद्रित हो। तो यही उद्देश्य के साथ विशेष अदालत जो है उसका गठन किया जाता है। भारत में भी है, भारत ने भी किया है। 1985 के ट्रिब्यूनल एक्ट से भारत ने सबसे प्रथम बार ट्रिब्यूनल की स्थापना करी थी, ठीक है। मगर फिर भी यहाँ ट्रिब्यूनल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रिब्यूनल्स को जो पावर्स मिलते हैं, ट्रिब्यूनल्स को जो डे टू डे अपना जो काम निपटाने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, उन सारी चीज़ों में बहुत ही कमी देखने को मिलती है, बहुत ही कमी देखने को मिलती है। और इसीलिए ट्रिब्यूनल्स भी बिन असरकारक हमारे भारत में साबित हो रहे हैं, और यही बिन असरकारिता की वजह से आज केंद्र सरकार इनको खत्म करने के लिए पीछे पड़ी है। तो यही सारी चीजें हैं। अब यह बात हुई ट्रिब्यूनल्स की। अब भारत के संदर्भ में देखें, भारत के संदर्भ में ट्रिब्यूनल्स का क्या हाल है, तो हमें देखना है कि देखिए, सबसे प्रथम तो जब से संविधान लागू हुआ सन 1949 में, तब मूल संविधान में विशेष अदालत की कोई प्रावधान नहीं था, कोई विशेष अदालत की गुंजाइश नहीं थी। मगर धीरे धीरे जैसे जैसे न्यायिक संस्थाओं के पास अब काम जो है वो बढ़ता गया, मामलों के ढेर लगते गए, तो फिर जाके विशेष अदालत के गठन की जो बात है या उसकी जो योजना है वो सरकार को त्वरित ही गढ़नी पड़ी, और उसके तहत विशेष अदालत जो है उसको दाखिल करवाया गया। मगर उससे पहले हमने संशोधन किया संविधान में, जिसे संवैधानिक संशोधन कहा जाता है, और बहुत ही अहम संवैधानिक संशोधन के तहत ट्रिब्यूनल्स को हमारे संविधान में डाला गया। और ये अहम संशोधन है 42वां 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1942, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसे एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इतना बड़ा चौड़ा ये जो अमेंडमेंट था, जो कि इंदिरा गांधी के समय में लाया गया था, प्रोबेबली 1970s के वक्त, इन द मिड 1970s। एंड स्पेसिफिकली मैं अगर आपको बोलूँ इसका बर्स, तो वो था 1976 का, ठीक है। 1976 में 42nd अमेंडमेंट आया, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वॉज ब्रांडेड या इज ब्रांडेड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस संशोधन के तहत ट्रिब्यूनल्स को यहाँ दाखिल किया गया, जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर है। अब आर्टिकल 323A डील्स विथ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, यानी कि जो प्रशासनिक विशेष अदालतें होती हैं, प्रशासनिक, उसका गठन 323A के तहत होगा। सेक्शन 323A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इसका गठन होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का। वहीं एडमिनिस्ट्रेटिव के अलावा की जो ट्रिब्यूनल्स है, अलावा के जो मामले हैं, उसको हैंडल करने के लिए आर्टिकल 323B के तहत उसका गठन यहाँ किया जाएगा। 323B के तहत पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों को पावर दिया हुआ है कि वे अपनी ज़रूरत के हिसाब से, वे अपने ज़रूरत के मुताबिक ट्रिब्यूनल्स की स्थापना निसंदेह कर सकते हैं। और उसके तहत कुछ यहाँ हमें ऐसे क्षेत्र मिले हैं जिन क्षेत्रों के मुद्दों को सुलझाने के लिए केंद्र या राज्य सरकार अपनी ज़रूरत के मुजब इन ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की घोषणा कर सकती है, जिनमें टैक्सेशन है, फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है, इंडस्ट्रियल एंड लेबर है, लैंड रिफॉर्म्स है, सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, फूड स्टफ, रेंट एंड टेनेंसी राइट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर जब ज़रूरत पड़े तब राज्य सरकारें अपना जो है अपने लेजिस्लेटिव असेंबली का उपयोग करके कानून बनाकर ट्रिब्यूनल्स
गठन कर सकती है, उनका एस्टेब्लिशमेंट यहाँ किया जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमें देखनी है। एक दो चीज़ें याद रखनी है, आर्टिकल्स के नंबर याद रखने हैं, साथ ही में मूलभूत कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रिब्यूनल्स का कोई प्रावधान नहीं था, ये तो हमें खास याद रखना है, क्योंकि अक्सर हमें गलतफहमी रह जाती है कि मूलभूत कॉन्स्टिट्यूशन से ही ट्रिब्यूनल्स की भावना यहाँ आई थी, मगर ऐसा नहीं था। बाद में जाके परिस्थिति के साथ निपटने हेतु हमने ये प्रावधान जो है वो संशोधन के माध्यम से इसमें डाला था और ट्रिब्यूनल्स गठन की एक योजना जो है, परियोजना जो है वो बनाई थी। तो ये सारी चीजें हैं। अब आगे देखें तो हमें देखना है कि अगर भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के संदर्भ में इन ट्रिब्यूनल्स का क्या रोल है और ये पूरी जुडिशियल सिस्टम में कहाँ पर आती है। तो इसको समझने के लिए मैंने आपके लिए एक स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन रखा है, जिसके तहत हमें समझने में थोड़ी आसानी होगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट सबसे अपेक्स कोर्ट है, हमें मालूम है। हमारी न्यायिक जो प्रणाली है उसका सर्वोच्च जो कोई है वो है सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद आता है हाई कोर्ट्स, जो कि स्टेट वाइज होते हैं। फिर मेट्रोपॉलिटन लेवल यानी कि बड़े शहर की अगर बात करें तो यहाँ सिविल मामलों के लिए सिविल कोर्ट चलता है, सिटी सिविल कोर्ट। क्रिमिनल मामलों के लिए सेशंस कोर्ट, सिटी सेशंस कोर्ट भी कहता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी सेम, सिविल एंड सेशंस यानी कि सिविल एंड क्रिमिनल। यहाँ ट्रिब्यूनल्स हमें देखने को मिलता है। कई प्रकार की ट्रिब्यूनल्स हमारे भारत में है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, फिर बाद में आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल है, वाटर ट्रिब्यूनल्स है, ठीक है। और उसके अलावा अगर देखें तो अन्य भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, कई सारी ट्रिब्यूनल्स है जो कि अब इस क्षेत्र के साथ संबंधी जो है उलझे हुए मुद्दे हैं उनको सुलझाने का काम यह ट्रिब्यूनल्स के द्वारा किया जाता है। यहाँ भी कई सारी ट्रिब्यूनल्स है, जिसमें CAT है, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल, कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कई सारी है। फिर उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल कोर्ट एंड लेबर कोर्ट। कोई इंडस्ट्री को लेकर कोई मुद्दा है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस का इत्यादि इत्यादि, तो वो यह कोर्ट के द्वारा सुनाया जाता है, इनके ऊपर फैसला यह जो है अदालतें करती है। लेबर कोर्ट, मजदूर के बारे में कुछ मामला हो, कुछ संघर्ष हो तो उसको भी सुलझाने का काम ये अदालत करती है। और बाद में आती है फैमिली कोर्ट, जो कि कौटुंबिक प्रश्नों का समाधान करने हेतु भारत में बनाई गई है। तो यहाँ ट्रिब्यूनल पड़ता है पूरे भारत के इस न्यायिक प्रणाली में। तो ये बात हमें यहाँ सुनिश्चित करनी है और समझनी है। फिर जाके इस ऑर्डिनेंस की बात करें 2021 के, तो जैसे मैंने आपको बताया कि यह ऑर्डिनेंस के द्वारा शासन करना वो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात नहीं है। शासन जो है वो हमेशा कानूनों के तहत होना चाहिए, जो कानून पारित हुए हो। ऑर्डिनेंस तो क्या है कि कोई भी सरकार या सरकार की जो मंत्रिपरिषद है वो राष्ट्रपति को सलाह देगी। राष्ट्रपति वह सलाह को सुन के बिना अपनी विवेक शक्ति का उपयोग करके ऑर्डिनेंस के ऊपर जो है हस्तक्षेप कर देगा और वो ऑर्डिनेंस भारत के राजपत्र में छप जाएगा, लागू भी हो जाएगा। तो ऐसे शासन से अगर लोकतंत्र का स्वास्थ्य देखें तो लोकतंत्र का स्वास्थ्य हमें दुर्बल देखने को मिलता है। तब जाके ही किसी भी केंद्र सरकार को अध्यादेश का सहारा लेना पड़ता है। तो ये बात यहाँ हमें समझनी है। मगर फिर भी इन्होंने ऑर्डिनेंस का सहारा लेके कुछ फेरफार की है, तो हमें यह देखना है कि क्या यह फेरफार वाजिबी है या नहीं है। तो सबसे प्रथम यह फेरफार जो है वो वाजिबी नहीं है, क्योंकि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा था कि भाई आपको अगर किसी भी ट्रिब्यूनल्स को निकालना है, उसको अगर जो है जीरो कर देना है, शून्य कर देना है, समाप्त कर देना है, तो आपको पहले जुडिशियल इम्पैक्ट उसका एसेस करना होगा। यू नीड टू एसेस इट्स जुडिशियल इम्पैक्ट, कि क्या ये ट्रिब्यूनल्स खत्म होने पर जुडिशरी के ऊपर दबाव बढ़ रहा है, क्या जुडिशरी के लिए हानिकारक है, क्या नहीं है, इत्यादि चीज़ें। मगर यहाँ इस अध्यादेश को लागू करने से हमें ये मालूम पड़ता है, ये सिद्ध होता है कि यहाँ जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट की कोई गुंजाइश रखी नहीं गई है केंद्र सरकार के द्वारा। नो जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट, जो कि 2019 में केंद्र सरकार ने एक मामले में साफ रूप से कहा था कि किसी भी ट्रिब्यूनल को अगर आपको समाप्त करना है तो उसका जुडिशियल इम्पैक्ट पहले आपको समझना होगा। ये मामला है रोजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक का। रोजर मैथ्यू
वर्सेस साउथ इंडियन बैंक का। साथ ही में इस ऑर्डिनेंस में कोई नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन के गठन की बात नहीं की गई। ये भी एक अफसोस है, क्योंकि नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन जो काफ़ी सालों से जो बनना चाहिए था, काफ़ी सालों पहले बनना चाहिए था, वो आज भी नहीं बन पा रहा है। और इससे ही ट्रिब्यूनल्स के डे टू डे वर्क में, ट्रिब्यूनल्स के आउटपुट में, उसकी क्वालिटी में भी कोई हमें जो है बढ़ावा देखने को नहीं मिलता। अगर एनटीसी एक बार एस्टेब्लिश हो जाए तो ट्रिब्यूनल्स में यूनिफॉर्मिटी भी आएगी, उसका आउटपुट भी अच्छा होगा, और इसकी जो असरकारिता है, इसकी जो एक्यूरेसी है, वो भी बहुत ही बढ़ेगी। मगर यहाँ फिर भी इस ऑर्डिनेंस के तहत भी एनटीसी के कोई एस्टेब्लिशमेंट की गुंजाइश नहीं की गई, कोई बात नहीं कही गई। और यह जो सेटअप एनटीसी यानी कि सेटअप नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन का जो आदेश है, वो कोर्ट ने 1985 में दे दिया था। जब वो एक मामले की सुनवाई कर रहा था, तभी उन्होंने कहा था कि यह ट्रिब्यूनल्स को यूनिफॉर्म करने के लिए, एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। मगर आज दिन तक, इतने वर्षों के बाद, लगभग 3 दशक बीत गए हैं, मगर उसके बाद भी यहाँ एनटीसी के सेटअप का कोई हमें दृश्य जो है वो देखने को नहीं मिलता। और ये जो मामला था वो था एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। तो ये बात भी यहाँ क्वालिफाई नहीं होती और ये बात भी यहाँ क्वालिफाई नहीं होती। तो उस तरह से यह ऑर्डिनेंस जो देखे हम, तो ये ऑर्डिनेंस बहुत ही अच्छा जो है वो नहीं कहला सकता, मगर यहाँ मात्र और मात्र केंद्र सरकार के स्वार्थी देखे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें समझनी थी। और यहाँ से एक प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रश्न निकलता है, और मुझे लगता है कि संभवतः ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ट्रिब्यूनल्स के बारे में तो वैसे कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, मगर यहाँ यूपीएससी की प्रीलिम में भी ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा मेरा निजी मानना है। तो अब वक्त है इस प्रश्न को समझने का, इसको देखने का। जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर है, निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार कीजिए। हमारे पास 3 कथन है। सबसे प्रथम, विशेष अदालत यानी कि ट्रिब्यूनल्स का प्रावधान हमारे संविधान में शुरू से ही मौजूद था। दूसरा, यह विशेष अदालतों के विचार ग्रीस की सभ्यता ने पूरे विश्व को दिया है। और तीसरा, 2021 के अध्यादेश द्वारा 4 विशेष अदालत यानी कि 4 ट्रिब्यूनल्स को खत्म करने की बात की गई है। इसमें से हमें सत्य कथनों को चुनना है, और हमारे पास उसका ऑप्शन भी है। अकॉर्डिंग टू दैट, ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ द अबव, कोई सही नहीं है, तीनों के तीनों गलत है। ऑप्शन बी, मात्र 1 और 3 सही है। ऑप्शन सी, मात्र 2 और 3 सही है। एंड ऑप्शन डी इज मात्र 3 सही, यानी कि ओनली थर्ड वन इज करेक्ट। आपको इसका सही जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। हमारी तरफ से इसका जवाब इस सेशन के प्रीमियर होने के कुछ घंटों के बाद पिन अप किया जाएगा, ताकि जो अभ्यर्थी है वो वहाँ से देख सके। साथ ही में आप हमें आपका फीडबैक भी दे सकते हैं, आपके सजेशंस भी अवकार्य है। अगर आपको किसी भी किस्म के डाउट्स है कोई भी सब्जेक्ट में, इंक्लूडिंग द सब्जेक्ट्स ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स ऑफ जनरल स्टडीज़, तो आप हमें खुल के पूछ सकते हैं। हम आपको जवाब देने का, उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो आज इतना ही। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले संपादकीय लेख के साथ, उसके संशोधन व विश्लेषण के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी।